कॉम्बिनेशन क्रिएटर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डोक्सा योसांका को बताता है उस कहानी के बारे में जो उसकी माँ ने लिखी थी और उस कहानी के बाद उसे अभी तक अच्छे से याद है कि कैसे उसके घर के दरवाजे के बाहर कितने सारे रिपोर्टर्स इकट्ठे हो जाते थे और हर बार उस कहानी को जानकर पूछते थे कि क्या उस कहानी में लिखी गई सारी की सारी बातें सच्ची थी। उसे अभी भी अच्छी तरह से याद था कि कैसे उसके क्लासमेट्स उसे इस बात से तंग किया करते थे, उसे बुली किया करते थे ये बताकर कि उसकी माँ खूनी है और ऊपर से एक निर्दयी औरत जिसने इस बात को पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया। और उसके रिश्तेदार तक भी कहा करते थे कि डोक्सा की माँ ने सारी बेशर्मियों के हद को पार कर दिया था और न्यूज़पेपर में हर जगह पर उसके खूनी होने की बातें छा रही थी और कोई भी डोक्सा से कनेक्शन नहीं रखना चाहता था। और ये बातों को सुनकर योसांका को बिल्कुल नहीं पता था कि आखिर उसे डोक्सा को कैसे कंसोल करना चाहिए था कि आगे वो बताता है कि इन सभी चीजों के कर उसके लिए हर एक चीज मुश्किल गई थी और अंततः उसे पता चला था कि सिर्फ इस चीज की वजह से पूरी दुनिया के साथ साथ वो खुद से मानने लगा था कि वह खूनी के बच्चे के नाम पर जी रहा था। उस पर एक दाग लग चुका था। लोग उसे उसकी पहचान से नहीं बल्कि एक खूनी औरत के बच्चे से जानते थे जिसने पैसे कमाने के लिए अपनी जिंदगी की इस कहानी को बेच दिया। और खुले आसमान की तरफ देखता हुआ वो बताता है, मुझे सभी बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, पर हर बात इस बात को सोचकर कि कैसे ने मेरी जिंदगी के इस बदतर कहानी को कुछ गिने चुने पैसों के लिए बेच डाला, इस बात से मुझे बहुत ही अजीब और अलग महसूस होता है कि क्या सच में चीजों को इतनी जल्दी छोड़ और माफ किया जा सकता है। और इस वक्त डोक्सा के दिमाग में किसी भी कॉन्स्टेलेशन के मैसेज नहीं आ रहे थे और न ही कोई स्पॉन्सरशिप, क्योंकि सभी कॉन्स्टेलेशन डोक्सा की बातों के मतलब को समझ पा रहे थे। वो उसकी इस कहानी को सुनकर उसे पैसे देकर इस बात को जाहिर नहीं करना चाहते थे और इसीलिए डोक्सा को बिना किसी मैसेज के ही सभी कॉन्स्टेलेशंस की नजरें उस पर टिकी महसूस हो पा रही थी और उसे लगता था कि अब भी पहले से कुछ अलग थोड़ी ना हो रहा था। और फिर योसांका की तरफ मुड़ता वो उससे पूछता है कि क्या इतनी सारी घटनाओं और चीजों के बाद क्या उसे अभी भी अपनी माँ को माफ करना चाहिए। और अंदर ही अंदर से डोक्सा जानता था कि उसे योसांका को ये बातें सुनाकर उस पर इन चीजों का बोझ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो बेचारी एक अच्छी फैमिली से आई थी जिसने इन चीजों को कभी इमेजिन भी अच्छे से नहीं किया होगा। और तभी वो अपनी इन बातों पर हंसता हुआ बताता है कि वो बस टाइम पास करने के लिए मजाक कर रहा था और असलियत में ऐसी कोई किताब है ही नहीं और उसका बाप एक एक्सीडेंट में मारा गया था और उसका उसकी माँ के साथ रिश्ता काफी नॉर्मल सा था। और इस बात को झूठ बताकर वो वहाँ से जा ही रहा था कि उसी पल वो महसूस करता है योसांका के हाथों को उसके हाथों में। उसने डोक्सा को कंसोल करने के लिए उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था, जिससे डोक्सा की फुटबॉल थोड़ी सी कांपने लगी थी, क्योंकि ये जानकर कि कोई उसे सपोर्ट कर रहा है वो थोड़ा सा इमोशनल होने लगा था। कि तभी उन्हें सुनाई देती है, उन्हें आवाज लगाती उनके साथियों की आवाज, और ये सुनते ही वो फटाफट अपने हाथ एक दूसरे से एकदम दूर कर लेते हैं ताकि बाकी साथी ये देख न ले। और तभी जंग वहाँ पर आती उनका मजाक बनाती पूछती है कि कहीं वो दोनों फिर से अकेले होकर किस वेस्ट तो नहीं कर रहे थे, जिस बात को वो दोनों फटाफट टालने लगते हैं। पर जंगीवन पूछने लगती है कि अगर सच में ऐसा कुछ भी मामला नहीं था तो फिर आखिर योसांगा यहाँ पर इतनी लालम लाल हुई शर्मा क्यों रही थी, जिससे इतनी बातों से पक्का लग रही थी कि पक्का ही उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि डोक्सा से फालतू बातें छोड़कर काम की बात करने को कह रहा है। जिस बात पर जंगीवन बताती है कि एक अजीब सी बूढ़ी औरत वहाँ पर उनसे मिलने आई थी, ये बताकर कि उसे डोक्सा ने बुलाया था। और तभी हम वहाँ पर उस 406 शर्ट को डाली उस बूढ़ी औरत को देख पाते हैं जो डोक्सा को बताती है कि उसके शरीर में ज्यादा ताकत तो नहीं बची, पर अगर फिर भी वो मदद करेगी तो वो जरूर करेगी। और वो ये भी बताती है कि उसने सुखयांग से डोक्सा की बहुत सी कहानियां सुनी थी, क्योंकि वो डोक्सा की बातें बहुत बार करती थी। और यहाँ पर हम सिटी में इकट्ठे हुए सभी के सभी इनकार्नेशंस को पाते हैं जो कि आसमान में मौजूद उस एंट्रेंस के खुलने का इंतजार कर रहे थे। और वहाँ पर नंबर 1 में खड़ा हुआ बेशक और कोई नहीं बल्कि यो जंगयुक था। और तभी वहाँ पर भीड़ को काटता आता हुआ यो जंगयुक की बराबरी में आकर डोक्सा भी खड़ा हो जाता है कि यो जंगयुक उससे पूछता है कि आखिर डोक्सा यहाँ पर क्यों आया। जिस बात पर डोक्सा बताता है, क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माँ ने समझ नहीं आना चाहिए था, मुझे देखकर दुखी तो नहीं होगा ना। जिस बात पर यो जंगयुक उसे बताता है कि डोक्सा इस सिनेरियो में तुम नहीं भी आता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी पसंदीदा औरत है, तो अब तो फालतू में अपनी जिंदगी को दांव में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये वाला सिनेरियो बिल्कुल भी आम नहीं जाने वाला। जैसे अब डोक्सा को रियलाइजेशन होता है कि एक्चुअली में यो जंगयुक ने डोक्सा पर तरस खाकर उसका नाम नहीं लिया था, क्योंकि उसे लगता था कि अब डोक्सा को एक बंदी के साथ प्यार हो चुका है तो उसे उसकी जिंदगी को रिस्क पर नहीं डालना चाहिए, इसलिए यो जंगयुक ने उसका नाम नहीं लिया। और डोक्सा को भी याद था कि पिछले ही रिग्रेशन में तो शायद नॉवल में यो जंगयुक ने इसके पिछले ही सिनेरियो में ली सियोल्बा को खोया था, तो शायद इस बात का गम अभी भी यो जंगयुक को सता रहा था। और इसीलिए डोक्सा साफ साफ यो जंगयुक को बताता है कि जो भी यो जंगयुक ने देखा था वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि ऐसे मुश्किल टाइम में वो प्यार के पीछे थोड़ी ना भागेगा। जिस बात पे यो जंगयुक बताता है कि अगर डोक्सा अंदर अपनी बेवकूफी से मर भी जाता है तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ऊपर से साथ ही साथ वो अभी तक अपनी खाई गई कसम नहीं भूला था। कम डोक्सा तुम्हें अभी तक याद तो होगा ना कि मैंने अभी तक तुम्हारा वो मुक्का नहीं लौटाया। भाई तेरे को ये बातें बोलते नहीं क्या? सच में तो दिल का बहुत अच्छा इंसान है कि मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें वापस याद दिला रहा है। और डोक्सा को अब सच में समझ नहीं आता था कि
हराम यो जंगे को उसे बचाना चाहता था या फिर मारना। और डॉक्टर सभी को मैसेज थ्रू बताने लगता है कि इस रैप क्रिस्टल में 2-2 की जोड़ी तैयारी टीम बढ़ सकती थी, तो इसलिए सभी के सभी 2-2 की टीम्स के अंदर जाने वाले थे। यूसियांग और वो पहले ग्रुप में जाएंगे, दूसरे ग्रुप में जंग हिवन और ह्यूनसुंग साथ में जाएंगे और तीसरे ग्रुप में योसांगा और 406 नंबर की बूढ़ी औरत साथ में जाएंगे। और क्योंकि गिलियन का कोई पार्टनर नहीं था तो योजुंगू की टीम से लीजिए उसके साथ जाएगी और योजुंगू का खैर उसके पास अपनी बंदी थी तो वो खुद संभालेगा। और वो पहले सभी को वार्न कर देता है कि अंदर जाते वक्त उन्हें चक्कर आ सकते हैं, तो सभी को ही अपनी तबीयत का ध्यान रखना था। और उनके अंदर जाते ही सिनेरियो शुरू हो जाएगा कि तभी अचानक ही उन्हें टोकता हुआ वहाँ पर वो जूनियर डोका भी सभी से माफी मांगता था और बताता है कि उसके पास एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट थी कि सियोल डोम से अंदर जाने वाले पार्टिसिपेंट्स के नंबर्स को 10 से 8 कर दिया गया था, क्योंकि जब 5th सिनेरियो चल रहा था न जाने सियोल से कुछ 2 बंदे गलती की वजह से पहले ही उस सिनेरियो के अंदर पहुंच गए थे और डोगजा पहले ही जान गया था वो 2 बंदे और कोई नहीं बल्कि गोंग पिल्लू और हान सुएंग थे। इसलिए उन्हें सियोल से अंदर जाने वाले लोगों के 2 नंबर्स को कम करना पड़ेगा, वरना ये चीज बिल्कुल भी फेयर नहीं होगी। और अब सभी के सभी लोग ही मुश्किल में आ गए थे कि आखिर अब उन्हें किसे बाहर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने टीम्स को और लोगों को भी पहले से ही डिसाइड कर लिया था और ऐसे तो अब मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पर डोगजा को इसका कुछ ना कुछ हल तो निकालना था। और खैर अब पोर्टल को चलाने के लिए उन्हें चाहिए थे पिछले सिनेरियो के गाइड्स द्वारा दिए गए वो तालिस्मान। डोगजा के पास इम्यूनिटा रेस, पैरासाइट रेस और एनबार्स का तालिस्मान थे और वो उन तीनों को जाकर अपने सामने वाली उस अजीब से पोर्टल में लगा देता है। और अब बाकी के 2 वॉन्डर्स की रूलर डिजास्टर ऑफ वाटर को हराने के बाद वाले तालिस्मान को लगा देती है और योजिंगुक डिजास्टर ऑफ आइस वाला, और उन 5 के लगता है क्वालिफिकेशन पूरी हो जाती है और वो गेट एकदम ही चमकने लगता है। और अब उनके सामने उस रैप क्रिस्टल के एक्टिवेट होता ही एक बहुत ही बड़ा एक टेलीपोर्टेशन सा गेट खुल जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था ये तो मैं सीधा कोई डिफरेंट डिमेंशन में ले जाएगा। खैर जो कि एक्चुअली में काम भी कुछ ऐसा ही था। और अब क्योंकि सिर्फ अंदर 8 ही बंदे जा सकते थे, योसांगा अपना हाथ खड़ा कर बता देती है कि वो यहीं पर रुकने के लिए रेडी थी, जो देखकर जंगीवन भी बताती है कि वो भी यहीं पर रुकने के लिए तैयार थी। पर उसे डोगजा की आज थोड़ी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि आज का दिन वो पहले से ज्यादा बेवकूफ लग रहा था। पर खैर वो डरावना योजिंगुक उसके साथ था तो जंगीवन को इतना तो भरोसा था कि डोगजा ठीक ठाक ही रहेगा। और डोगजा भी उन दोनों को देखता सोच रहा था अगर इस सिनेरियो में जंगीवन और योसांगा पीछे भी रहती है, ये दोनों काफी काबिल हैं। इतना तो मैं जानता हूँ कि ये दोनों ही इतनी ताकतवर है कि ये कंपटीशन में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ डोगजा उस एल्डर लेडी को साथ ले जाना नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो एक्चुअली में उनके बहुत ही काम आएगी। कि तभी चुपके से डोगजा अकेले में योसांगा की तरफ आता है और उसे धीरे से कान में बताता है, योसांगा मैं ये पहले बताना तो भूल गया, पर वॉन्डर्स के रूलर को बताना नेल्टो से बिल्कुल सावधान रहने के लिए, क्योंकि इतना शायद तुम भी जानती होगी कि उस बंदे के इरादे कभी भी सही नहीं लगता है। और इस बात से योसांगा मानती हुई डोगजा को अंदर जाकर अपना ध्यान रखने को कहती है और वो भी इस बात पर हाँ कर देता है। कि तभी उन्हें अकेले में बातें करते देखती हुई पीछे से जंगीवन उनका मजाक उड़ा जाती है कि कहीं वो दोनों फिर से प्यार की केस तो नहीं करने लगे, क्योंकि अब वो आशिक थोड़े टाइम के लिए अकेले होने वाले थे और अब वो सच में ही परेशान थे, क्योंकि जंगीवन उन्हें चिढ़ाने का मौका कभी भी नहीं छोड़ती थी। और अब यहाँ पर सभी अंदर जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाते हैं और डोगजा भी यूसियांग का हाथ पकड़ा उसे अपने साथ अंदर को ले जाने लगता है और उसे पहले ही ध्यान रखने को कहता है, क्योंकि टेलीपोर्ट करते वक्त उसे चक्कर वगैरह आ सकते थे। और अब वैसे ही वो सभी के सभी उस गेट के अंदर से उस नई दुनिया में चले जाते हैं। और थोड़े टाइम में अगले पल हम देखते हैं यूसियांग और किम डोगजा को एक बहुत ही सुंदर जंगल में बेहोश लेटे और उन्हें एक नोटिफिकेशन आता है कि मेन सिनेरियो एक कमेंटेंट दुनिया अब चालू हो चुका था। और अब थोड़े ही टाइम में जब उनकी जागृति है, यूसियांग का मूड एकदम उल्टी मारने वाला हो गया था, क्योंकि सच में जैसा डोगजा ने बताया था उस रैप गेट के अंदर उसका दिमाग एकदम घूम गया था और मूड एकदम खराब हो गया था। और डोगजा आसपास की जगह को देखता सोच रहा था, मैं जिस भी दिशा में मुड़कर देखूं मुझे हर तरफ बस जंगल ही दिखता है। हम पक्का किसी घने जंगल के बीच में गिरे हैं, जिस वजह से ज्यादा भटक पाना मुमकिन हो रहा था। कि तभी झाड़ियों के बीच में से उन्हें कुछ मॉन्स्टर्स की गुरारे सुनाई देती है और डोगजा यूसियांग को सावधान कर देता है आने वाले खतरे से निपटने के लिए, और वो भी बिल्कुल रेडी हो जाती है। और तभी उनके सामने जंगल में से निकलता हुआ ग्रेड 7 की मॉन्स्टर स्पीशीज स्टील वुल्फ का झुंड प्रकट हो जाता है और वो झुंड बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और डोगजा और यूसियांग दोनों ही उनके झुंड को देखकर एकदम ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन इस बात से नहीं कि वो डरावने लग रहे थे या फिर खतरनाक थे, बल्कि उन मॉन्स्टर्स का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा था, मॉन्स्टर्स का साइज। और वेल ऑब्वियसली इन चूजों को वो कुछ ही मिनटों में निपटा देते हैं, पर उन्हें मारने के बाद ना ही कोई कॉइंस मिलते हैं ना ही कोई आइटम्स, क्योंकि शायद उनके बीच का लेवल और मॉन्स्टर्स के बीच के लेवल में बहुत ही ज्यादा फर्क था और वो उन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए बहुत ही ताकतवर थे। जो बात पर हाँ करती यूसिंग भी बताती है कि बताने में तो इनको 7 ग्रेड का मॉन्स्टर बताया गया था, पर ये चूजे तो 9 ग्रेड की मॉन्स्टर के बराबरी के कमजोर थे। और भले ही इस वक्त वो एक जंगल में
मौजूद थे और वहाँ के पेड़ पौधे भी आमतौर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा छोटे थे। और डोक्सा भी उस जगह पर कूद कूद कर ऊपर से जंगल के बाहर का नजारा देख पा रहा था और वो देख लेता है कि किस दिशा से जंगल का रास्ता खत्म होगा। और अब बॉरी यूसियांग उसी दिशा की तरफ चलने लगते हैं और चलते चलते डोक्सा एक बार फिर से सिनेरियो की डिटेल्स चेक करने लगता है, पर अभी भी हर जगह पर सिर्फ क्वेश्चन मार्क लग रखा था। और यहाँ पर सिनेरियो की डिफिकल्टी, क्लियर कंडीशन, टाइम लिमिट, रिवॉर्ड्स, फेलियर कुछ भी नहीं बताया गया था। तो आखिर उन्हें यहाँ पर करना क्या था, सब कुछ ही अननोन था कि तभी उन्हें काफी ज्यादा घोड़ों की आवाज सुनाई देती है जो कि उनकी तरफ बढ़ते आ रहे थे। और तभी अपने सामने के रास्ते देखते हैं, वो पाते हैं कि घोड़े पर सवार बहुत ही सारे सोल्जर्स जंग के लिए बिल्कुल रेडी, सभी का सभी उनकी तरफ बढ़ते भागते आ रहे थे। और उन सभी सोल्जर्स की आर्मी हद से ज्यादा बड़ी थी, जैसे कि अब यहाँ पर एक जंग का टाइम था। और वैसा ही सभी के सभी सोल्जर्स अपने अपने वार काटे डोक्सा और यूसियांग पर हमला करने को टूट पड़ते हैं। और ये क्या, ये सोल्जर्स भी एकदम छोटे छोटे से थे, बिल्कुल कीड़ों की तरह, जिनके सामने किम, डोक्सा और यूसियांग टाइटन्स लग रहे थे। यानी इन सोल्जर्स के लिए ये अटैक ऑन टाइटन नहीं तो फिर क्या है। और इस शो को यूसियांग डोक्सा से पूछने लगती है कि मास्टर्स का तो सही था, पर यहाँ के इंसान यानी ये सोल्जर्स भी आखिर इतने छोटे से क्यों थे। जिस बात पर डोक्सा बताता है कि ये इस दुनिया की प्रजाति है और दुनिया के हिसाब से उनका आकार था। कि यूसियांग पूछती है कि उन्हें इन छोटे इंसानों से तो नहीं न लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे लोगों से लड़कर उसे बहुत ही बुरा लगेगा। कि तब उन्हें नोटिफिकेशन आता है कि क्योंकि वो इस दुनिया के लोगों से मिल गए थे, सिनेरियो को अपडेट किया गया था। और तब सभी सोल्जर्स डर से चिल्लाने लगते हैं, ये बताते हुए कि उनकी दूसरी दिशा से एक डिजास्टर उन्हें मारता हुआ आ रहा था। और तब हम देखते हैं कि दो आदमी आकर एकदम ही बेरहमी से उन्हें छोटे छोटे सोल्जर्स को आकर मार रहे थे। और वो दोनों ही जापानीज थे। और ताकि वो दोनों ने देख न ले, डोक्सा यूसियांग को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और एकदम आसानी से ही वो जापानीज इनकार्नेशन उन सभी छोटे सोल्जर्स को मार रहे थे। जो करते हुए बताते हैं कि ये मेन सिनेरियो तो काफी आसान सा है, जिसमें बस उन्हें इन चीजों को मारना था। कि तभी उनके पीछे से एक लड़का आवाज लगाता उन्हें बताता है, मारुयामा-सान, आप इन्हें ऐसे क्यों मारे हैं? क्या आप दोनों ही भूल गए हैं कि इजुमी-सान ने हमें क्या बताया था? जो बात टकलू बताता है कि आखिर वो बार बार यहाँ पर भी इजुमी की बातें क्यों कर रहा था। और यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश करने वाले लड़के का नाम मिचियो था और वो भी एक जापानीज इनकार्नेशन ही था। और वो दोनों ही मिचियो को बताते हैं कि उसने सिनेरियो में अंदर आने का चूज किया है, तो बेशक उसे हर एक चीज का सामना करना सीखना पड़ेगा और जहाँ पर लड़ने की जरूरत है वहाँ पर लड़ना पड़ेगा। और यहाँ पीछे यूसियांग भी डोक्सा से पूछती है कि आखिर इस सिनेरियो में एक्चुअली मैंने करना क्या है, क्योंकि ये जापानीज लोग तो उन सोल्जर्स को ऐसे मार रहे थे जैसे ये काम करना जरूरी था। और यूसियांग की तरफ देखता डोक्सा जान चुका था। मैं आप वो वजह समझा हूँ कि ये जंग एक्शन यूसियांग को यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आना चाहता था। और इस तरह से देखा जाए तो वो कभी कभार अपने साथियों के बारे में मुझसे ज्यादा सोचता है। और फिर डोक्सा यूसियांग को बताता है कि सिर्फ धरती पर ही सिनेरियोस नहीं चलाए, बल्कि ये स्टार स्ट्रीम हर जगह चालू है। और इस वक्त वो एक दूसरी दुनिया के साथ सिनेरियो शेयर कर रहे थे। और यहाँ पर उन जापानीज इनकार्नेशंस को कई कॉन्स्टलेशन के नोटिफिकेशन आ रहे थे, जो ये मारदार खून वगैरह और भी देखना चाहते थे। और वो चाहते थे कि यहाँ पर वो और भी सोल्जर्स को मारे। और तभी मेन सिनेरियो को अपडेट कर दिया जाता है और उसके क्लियर कंडीशंस आती है इस पीसलैंड प्लेनेट के जिंदा स्पीशीज को मारने के। और वो जापानीज इनकार्नेशंस पे बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे, क्योंकि इस छठे सिनेरियो में एक्चुअली में वो लोग यहाँ पर डिजास्टर्स को टालने का काम नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर इस दूसरी दुनिया में आकर वो खुद है इस पीसलैंड के डिजास्टर बन चुके थे। और डोक्सा के सामने एक छोटे से सोल्जर की लाश गिरी थी जो उन डिजास्टर्स को उन सभी पर तरस खाने को कह रहा था। और यहाँ पर डोक्सा उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता, उससे हल्का सा छूता तो है, पर बेशक उसकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो यहाँ पर आए अब बस एक डिजास्टर है। और यूजिंग डोक्सा से पूछती है कि इस सिनेरियो को पक्का उसने बनाया होगा जो भी हवा में उन्हें दिख रहा था। और डोक्सा भी ऊपर हवा में देखकर पाता है कि वहाँ पर एक इंटरमीडिएट डोका भी आ रखा था जिसका नाम गानुल था। और गानुल बताता है, जैसा कि मैंने सोचा था, जब स्टॉर्म से आया गया थर्ड बैच अभी से ही अपनी पूरी मेहनत कर रहा है। और वो इनकार्नेशंस को बताता है कि उसे उम्मीद रहेगी कि इस पीस लैंड से जाने से पहले वो सभी यहाँ पर डेरों को इकट्ठे कर पाएंगे, जिसके लिए बेशक उन्हें कॉन्स्टलेशन को खुश करना पड़ेगा और साथ ही सिनेरियो को पार भी। और फिर वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आखिर वो किस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। कोई किंग के ग्रुप की बातें कर रहा था और कोई किसी की। और डॉक्स उन्हें देखता हुआ सोच रहा था, ये एक राजा की बात कर रहे हैं, तो यह नाम तो पक्का किसी ताकतवर इनकार्नेशन को दिया है। मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा तो है कि जापान की सिचुएशन इस वक्त कैसी चल रही होगी, पर एक बात अजीब है, फर्क नहीं पड़ता इनका किंग कितना का ताकतवर है, पर जितना मुझे याद है जापान का सबसे शक्तिशाली इनकार्नेशन इजुमी था। और वैसे ही तभी मिचो बीच में बोलता बताता है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग नहीं भूले हो कि किंग इजुमी सान है। जैसे डॉक्स समझ गया था कि इजुमी जापान का सबसे शक्तिशाली
शक्तिशाली इनकार्नेशन के साथ साथ एब्सोल्यूट थ्रोन का ओनर भी था, और उस ताकतवर इनकार्नेशन का पूरा नाम इज़ुमी हिरोकी था। कि वो दोनों मीचियो को बताते हैं कि अगर रूमर्स के मानने से देखा जाए तो शायद इज़ुमी का काम पहले से ही खराब हो चुका है। कि तभी उन तीनों को नोटिफिकेशन पॉपअप होते हैं कि कॉन्स्टेलेशंस 10 छोटे लोगों को एक ही साथ मरता हुआ देखना चाहते थे, जो करने से बेशक उन्हें कॉइंस मिलेंगे। इसलिए वो दोनों ही फटाफट उन और छोटे लोगों को मारने के लिए भागने लगते हैं। कि यहाँ मीचियो उन पर चिल्लाता उन्हें बताता है कि आखिर वो कितने करोड़ लोगों को मारेंगे, और अगर वो ऐसा ही करते रहे तो इज़ुमी और रैम इस चीज को छोड़ने नहीं वाले। और वो दोनों उसकी बात से मान नहीं रहे थे, क्योंकि कॉन्स्टेलेशन ऐसा नजारा देखना चाहते थे। कि तभी फिर मीचियो हिम्मत निकालकर उन्हें रोकने के लिए खुद ही उन छोटे सोल्जर की रक्षा में आगे आ जाता है, और उसे ऐसा करते देखते हैं वो दोनों बताते हैं, मीचियो तुम पागल हो चुके हो क्या? तुम सच में हमसे लड़ना चाहते हो इन कीड़ों को बचाने के लिए? मीचियो को पागल मत बनो। और यहाँ पर डोक्सा भी थोड़ा इस बात से हैरान था कि आखिर अब ये बंदा कौन था जो इन छोटे लोगों को बचाने का रिस्क ले रहा था, और इस उम्मीद में कि वो कोई कहानी का कैरेक्टर है। डोक्सा उसकी कैरेक्टर लिस्ट को खोलने लगता है, और उसे नोटिफिकेशन आते हैं कि इस कैरेक्टर के बारे में काफी कम जानकारी है, और उसे इसकी समरी दिखाई जाती है। उसका पूरा नाम मीचियो शोजी था, और डोक्सा की तरह उसका भी कोई स्पॉन्सर नहीं था, पर एक कॉन्स्टेलेशन उसमें इंटरेस्टेड था, और उसके एट्रीब्यूट्स भी ज्यादा कुछ खास नहीं थे। जिस स्टैट से देखकर देखा जाए तो ये काफी हैरानी की बात थी कि ये बंदा इन सिनेरियो तक अभी तक जिंदा कैसे था। जैसे डोक्सा को भी लगता है कि इसके एट्रीब्यूट में ली ह्यूनसंग की तरह जस्टिस सिस्टम तो था, पर और कुछ भी खास नहीं था। और वो दोनों ही बंदे मीचियो को पहले ही धमका देते हैं कि अगर वो उनसे लड़ने की कोशिश करना चाहता है तो कर सकता है, पर एक बात का उसे पहले ही ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर रैन और इज़ुमी दोनों ही मौजूद नहीं थे, तो वो अपनी सिचुएशन को समझ कर रखे तो बेहतर होगा। और डॉग्स और शिन ह्यूसंग भी दूर से भी बस देख रहे थे कि क्या सच में ऐसे घटिया स्टैट्स के साथ मीचियो उनका सामना करेगा। पर तभी अचानक कि मीचियो को होता क्या है, वो अपने हवा में उठाया गया हथियार नीचे रख लेता है, जैसे कि अब उसे रक्षा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उसकी नजरें और हिम्मत एकदम ब्लैंक सी हो गई थी, जैसे उस दुनिया में पहले ही सब कुछ हार गया था। और अब वो दोनों ही आकर मीचियो के बाहर निकलते बताते हैं कि वो बेचारा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, और वैसे ही कमजोर मीचियो भी लड़ने का फैसला ना करता, अब बीच में नहीं पड़ता। और अब आगे होना क्या था, वो दोनों उन सोल्जर्स को मारना शुरू हो जाते हैं। एक अपने डार्क फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल कर हर एक जगह और हर एक छोटे सोल्जर्स को जला रहा था, और दूसरा टेक्लो तरफा कर उनके टुकड़े टुकड़े कर रहा था। और यूसियांग को ये बत्ती चीजें देखते हुए बहुत ही गुस्सा आ रहा था, और डोक्सा ने रुकने के लिए कहता है क्योंकि शायद उन टीनी सोल्जर्स की उम्मीद वहाँ पर आ चुके थे। और तभी अपने सामने वो देखते हैं वहाँ पर उन सभी सोल्जर्स को लीड करने वाला आ गया था, और उस लीडर को देखकर सभी टीनी सोल्जर्स खुश हो गए थे, क्योंकि वो शायद उनकी आखिरी उम्मीद था इस लड़ाई को जीतने की। और डॉग्स और यूसिंग दोनों ही देख पा रहे थे कि ये बंदा बाकी सभी सोल्जर से काफी अलग लग रहा था, और शायद साइज में छोटा होना उन्हें इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं बनाता था। और तभी उस सोल्जर्स का लीडर अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल करता अचानक ही बहुत ही ज्यादा तेज हो गया था, और अपनी कमाल की तेजी से वो इधर उधर फुदकता हुआ फटाफट जाकर उस टेक्लू के हाथ पर एक गहरा बार कटा है, जो घाव ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर इससे सभी सोल्जर्स को मोटिवेशन मिला था कि अगले ही पल वो टेक्लो एक जोर का मुक्का उस लीडर को दे मारता है, और उसे दूर गिरा मारता है। पर सभी छोटे सोल्जर्स ये देखकर कि उनका लीडर उस डिजास्टर का खून बहा पाया था, यानी उन्हें भी मारा जा सकता था, यानी उनके पास जीतने का अभी भी एक मौका था, और अब वैसे ही पूरा मोटिवेट होकर वो सभी सोल्जर्स लड़ने के लिए तैयार होकर वापस से उन पर हमला करने लगते हैं, और लगातार उन पर तीर फेंकने लगते हैं। और अब वो छोटे छोटे सोल्जर्स तक भी अपने से बड़े डिजास्टर्स पर हावी पड़ रहे थे, और पीछे से यूसेंग और डॉक्टर भी देखते हैं कि शायद अगर इसी तरह चला तो ये छोटे लोग में भी इस लड़ाई को जीत पाए। और यहाँ पर इस छोटे प्लेनेट का कॉन्स्टेलेशन उसी लीडर सोल्जर जो कि उसका इनकारनेशन था उसे पूरी सपोर्ट दे रहा था, और वो अपने इनकारनेशन गिलेमियम को 10 को स्पॉन्सर भी करता है, क्योंकि बेशक वो छोटे प्लेनेट्स का कॉन्स्टेलेशन था तो पैसा भी उसके पास कम ही होगा ना। और इस लड़ाई को जीत पाने की आखिरी उम्मीदों में भी पानी पड़ जाता है जब इंटरमीडिएट 2 का भी आकर बताता है ये कहानी तो सच में ही काफी मजेदार बनती जा रही है, जिसकी वजह से चीजों को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं डिजास्टर्स के ऊपर लगाई गई सभी रेस्ट्रिक्शंस को हटा रहा हूँ, और साथ ही साथ कुछ खास बफ्स भी दे रहा हूँ। और प्यारे डिजास्टर्स अब अपनी कैरेक्टर विंडो को खोल कर देखिए, और ये उन दोनों डिजास्टर्स को नोटिफिकेशन आ रहे थे कि कुछ पलों के लिए उनकी रेस्ट्रिक्शंस हट चुकी थी, और उन्हें एडिशनल बफ भी मिल गए थे, और साथ ही इनका उनके स्पॉन्सर के साथ कनेक्शन बढ़ गया था, यानी उन दोनों डिजास्टर्स की ताकतें पहले से बहुत ही गुना बढ़ गई थी। और इस चीज को देखते हुए उन छोटे सोल्जर्स में बस अब डर का माहौल बैठ गया था, और वैसे ही उनकी तबाही शुरू हो जाती है, और बिबर्टिनी सोल्जर्स वहीं पर कुचले जाते हैं, और अंततः उनका लीडर गिलेनियम भी उस टेक्लो के हाथ में पकड़ा जाता है। और काफी कॉन्स्टेलेशन देखना चाहते थे डिजास्टर्स को गिलेनियम का सर उखाड़ते हुए, और ये जानकर कि कॉन्स्टेलेशन इस इनकारनेशन गिलेनियम का तरफ देखना चाहते थे, वो टेक्लो उसका हाथ पकड़कर तोड़ने लगता है, और उसे दर्द में तड़पाने लगता है। और स्मार्ट प्लेनेट का कॉन्स्टेलेशन ये भद्दा नजारा देखता हुआ बस बार बार इस चीज को रुकने के लिए कह रहा था, क्योंकि बेशक वो अपने इनकारनेशन को तरफ देखता खुश नहीं था, और ये भद्दी चीज देखकर इस चीज को यूजिंग अब नहीं सह पा रही थी, और वो गुस्से में खड़ी होते बताती है कि नहीं अब वो इस चीज को ज्यादा देर तक नहीं देख सकती,
और उन्हें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा कि डोक्सा से पहले ही बता दे रहा है कि अगर वो उन जैपनीज इनकार्नेशन से लड़े तो ये सिनेरियो बस उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिस बात पे यूसेंग बताते हैं कि अगर ये मुश्किल भी हो जाए तो क्या वो फिर भी इस सिनेरियो को पार तो कर सकते हैं ना। जो बात थी तो बिल्कुल ही सच्ची। इसलिए डोक्सा यूसेंग को बताता है कि हाँ वो ये काम कर तो सकते हैं और यूसेंग बताते हैं कि इन लोगों को वो संभालेगी। और तभी उन्हीं कुछ टाइमों में उन दोनों ही डिजास्टर्स पर लगी हुई डिस्ट्रक्शन फिर से आ जाती है और दिए गए सभी बफ उतर जाते हैं कि तभी उनके पीछे से एक जोर का धमाका होता है, जिस चक्कर में थोड़ी घबराहट में टकलू के हाथों से गिलियम छूट जाता है और वो दोनों ही इस धमाके का सोर्स देखने के लिए पीछे मुड़ते ही हैं कि उसी पल पूरी स्पीड में किम डोक्सा जाकर गिलियम को अपने हाथ में पकड़ा वहां से भागने लगता है। और अब डोक्सा को ये करते देखकर स्टार स्ट्रीम इस चीज से खुश नहीं थी, क्योंकि स्टार स्ट्रीम के मुताबिक डोक्सा दिए गए सिनेरियो के खिलाफ जा रहा था और उसे सिस्टम से बोलने का चाहती है अपने बाकी डिजास्टर्स के खिलाफ न जाने की। और फिर डोक्सा गिलियम को एक जगह पर लेटा देता है और स्मॉल प्लैनेट का कॉन्स्टलेशन अब डोक्सा को नोटिस कर लेता है और वो डोक्सा की तरफ काफी उम्मीदों में देख रहा था और उम्मीद कर रहा था स्मॉल प्लैनेट को बचाने के लिए डोक्सा की मदद का। और इसलिए इस उम्मीद और मदद के लिए वो डोक्सा को 10 कॉइन स्पॉन्सर भी कटा है, जितना कर उसकी लिमिट पे थे। पर गुस्से में डोक्सा उसके स्पॉन्सर किए गए कॉइन्स को वापस करता उसे बताता है, अगर तुम्हें सच में अपने प्लैनेट की परवाह है तो ये चीजें मत करो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे इस प्लैनेट की कहानी को सिर्फ पैसों के लिए तुम भेज दो? जिस बात पे उस कॉन्स्टलेशन को भी थोड़ी सी शर्मिंदगी और उदासपन सा महसूस होता है। और अब डोक्सा को एक वार्निंग फिर से आ रही थी अपने जैसे बाकी डिजास्टर का बुरा ना करने की और उनके खिलाफ ना जाने की, कि तभी डोक्सा उसके पास मौजूद उस इनविजिबिलिटी क्लॉथ आइटम को डाल लेता है, जिससे अब वो गायब हो चुका था। और कुछ टाइम पहले यूसेंग ने डोक्सा को बताया था कि वो उन दोनों जैपनीज इनकार्नेशंस को संभालेगी। जो बात से डोक्सा मान तो जा रहा था, पर मन ही मन वो सोच रहा था अगर हमने इन्हें मारा तो उनके वालों डिजास्टर होने की वजह से हम पर पेनल्टी लग जाएगी, जिससे हमारे भविष्य के प्लान्स में मुश्किलें आएंगे और इस पीस लैंड में उन्हें काफी काम करने की जरूरत है। बेशक सिनेरियो को पार करना, पर उसके साथ साथ उसे पैरास्पोन के कहे गए उस सांप को भी पकड़ना था। हालांकि यूसेंग कह रही थी कि वो उन दोनों को संभालेगी, तो डोक्सा को थोड़ी उम्मीद थी कि वो उन दोनों को पेनल्टी की शुरू होने से पहले ही हरा सकते थे। तो हो सके तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके उन्हें हराना था, क्योंकि पेनल्टी लागू होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली थी। और तभी अचानक ही उन दोनों ही रामखोरों के हाथों और पैरों में तेज कट लगते हैं और ये तेज वार करने वाली और कोई नहीं बल्कि बेशक शिन यूसेंग थी। और वो दोनों इस बात से थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये इतनी तेज बच्ची कौन और कहां से आई थी जो उन्हें नुकसान पहुंचा पाई थी। और जब वो शिन यूसेंग की तरफ देखते हैं तो वो उन्हें वापस मुड़कर ऐसे ही गुस्से में देख रही थी कि जैसे वो किसी कचरे की तरफ देख रही थी जो बेवजह अपने मजे के लिए लोगों की जान लेते थे और उसके साथ साथ उन्हें बेवजह तड़पाते थे। और यूसेंग को तो हमेशा से ही ऐसे लोगों से नफरत थी, तो बेशक यहाँ पर वो खुद से उन्हें सबक सिखाना चाहती थी। और अब यूजिंग को अपने सामने देखकर उन जापानीज मदर को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर एक बच्ची क्या कर रही थी, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि ये पक्का कोरिया से एक पार्टिसिपेंट होगी, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इस जगह पर कोरिया से भी पार्टिसिपेंट आने वाले थे। यानी ये बच्ची वही थी। और डोक्सा को याद आता है कि शिन यूजिंग के पास इंटरप्रेटेशन स्किल नहीं थी, जिससे तुम बाकियों की भाषा को समझ सकते हो। यानी वो उन बंदों की बातें नहीं समझ सकती थी और वो टकलो इंग्लिश का इस्तेमाल करता यूजिंग को समझाने की कोशिश करता है। पर यहाँ उसकी शक्ल की तरह उसकी इंग्लिश भी घटिया थी। और यहाँ पर उन दोनों हरामियों के कॉन्स्टलेशन चाहते थे कि वो इस बच्ची को भी निपटा ले जो कि उनके रास्ते में आ रही थी। और वैसे भी वो थी भी अकेली, तो वो उसे जीत ही सकते थे। जिस बात पे दूसरा बताता है कि ये कोरियंस का पहले बैच के पार्टिसिपेंट सब डराए थे और उन्हें याद रखना चाहिए जापान के पहले बैच में भी खतरनाक बंदा को भेजा गया था, जो थे रूलर ऑफ 100 योकाई इजुमी हिरोकी और साथ ही उसके ताकतवर साथी। और फर्क नहीं पड़ता चाहे कौन सी भी कंट्री की बात हो, पहले बैच में भेजे जाने वाले इनकार्नेशन हमेशा सबसे काबिल वाले होते थे। और ये जापानीज वाले इस वक्त सेकंड बैच वाले थे। और यहाँ पर वो सभी छोटे सोल्जर्स भी हैरान हो गए थे कि एक बड़ी बच्ची उनकी मदद कर रही थी। और उसके इस चीज से खुश होकर स्मॉल प्लैनेट का कॉन्स्टलेशन बहुत ही खुश हो जाता है और यूसेन को कुछ को स्पॉन्सर भी करता है। और अब यूसेन को ये करते देखकर कुछ कॉन्स्टलेशंस की नजरें शिन यूसेन को बहुत ही खुशी से देख रही थी। और इस अच्छी चीज को करते देखकर काफी कॉन्स्टलेशंस उसे भी सपोर्ट कर रहे थे कि उन नमूनों को घबराए देखकर वो इंटरमीडिएट ढोका भी आकर बताता है, जापानीज इनकार्नेशंस कहीं आपका ऐसा तो नहीं लगता कि इस वक्त यहाँ पर आप मुश्किल में हो? पर क्या आपको सच में ऐसा लगता है? क्योंकि पहले हमला करने वाले आप नहीं थे। और वो इस बात का मतलब समझ आते हैं कि क्योंकि पहला हमला करने वाले वो नहीं थे, तो बेशक पेनल्टी उन्हें थोड़ी नहीं लगेगी। जिससे उन्हें लगता है इस कोरियन बच्ची को अभी तक पेनल्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसलिए ये बेवकूफी हरकतें कर रही थी, क्योंकि पेनल्टी हमेशा पहला हमले करने वाले को ही मिलती है और दूसरे वाले के हमले सेल्फ डिफेंस में गिने जाते हैं। इसलिए अब वो दोनों ही यूसेन से लड़ने के लिए पूरा रेडी हो जाते हैं और पूरी तेजी से अपने अपने हमले उस पर कर देते हैं, जिससे फटाफट यूसेन बचने के लिए टॉस करती है और हवा में आ जाती है। पर दूसरा हरामी हवा में ही इस उम्मीद
में कि यूजिंग हवा में किसी वार को डोज नहीं कर पाएगी, उस पर अपनी आग की लपटें छोड़ देता है। और यहाँ पर यूजिंग इस्तेमाल करती है अपने स्पाइडर वेब्स का, और उन स्पाइडर वेब्स के सहारे पूरी तेजी से वो हवा में ही अपना रास्ता मोड़कर जंगल की तरफ चली जाती है। और उन दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर उस बच्ची ने हवा में ही ऐसा कैसे कर दिया, पर डोक्सा ने ये चीज ध्यान से देखी थी। यूजिंग ने यहाँ पर स्पाइडर वेब का इस्तेमाल किया था, और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते नॉर्मली कोई भी हवा में इतनी तेज नहीं चल सकता था, पर यहाँ पर यूजिंग ने ट्रेनिंग ली थी इस चीज को पूरी तरह से परफेक्टली करने वाली योसांका से। और डोक्सा अपनी कैरेक्टर लिस्ट को चेक कर उन दोनों जापानीज कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन चेक करने लगता है। एक का कॉन्स्टेलेशन टू टेल फॉक्स था, और दूसरे टेक्लू का टर्टल विद 30 ईयर लाइफ स्पैन। और इन दोनों के स्टैट्स भी ठीक ठाक ही थे, पर इस लेवल के नहीं कि एशियन यूजिंग की बराबरी कर पाए। पर एक चीज मुश्किल थी, वो था इनके कॉन्स्टेलेशन का नेचर, क्योंकि इनके कॉन्स्टेलेशन योकाई थे, जिन्हें जापान में घोस्ट वगैरह भी कहा जाता है। और यहाँ पर उन दोनों के कॉन्स्टेलेशन शिन यूजिंग से एकदम चिढ़ रखे थे, और अब शिन यूजिंग वैसे ही हवा में पूरी तेजी से इधर उधर उड़ती हुई लगातार उन पर पूरी तेजी से वार कर रही थी। और उसके हमले इतने ज्यादा तेज थे कि उन दोनों को ही पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो किस हमले को कहां से रोक पाए। जिस बात से अब वो एक नमूना पूरा ही गुस्सा हो जाता है, और अपनी बड़ी सी आग की लपटें यूजिंग की थ्रेड के ऊपर छोड़ देता है। और बेशक उसकी थ्रेड को फॉलो करती हुई वो आग की लपटें सीधा बढ़ती है यूजिंग की तरफ, जिस दूर के हमले से वो बच तो गई थी और ज्यादा डैमेज तो नहीं ली थी, पर उस घिरी गई आग में उसे मारने के लिए उसका पीछा करते करते वो मोटा टेक्लू भी अपना हथियार लेकर आता तो है, पर उसी पल उन्हीं वुल्फ मॉन्स्टर का झुंड सारा का सारा झुंड टूट पड़ता है उस मोटे का शिकार करने के लिए। और क्योंकि वो भेड़िए बहुत ही सारे थे, वो उसे हर एक जगह से पकड़कर खाने लगते हैं। और यहाँ पर वो टेक्लू कुछ भी नहीं कर पाता सिवाय उनका भोजन बनने के, क्योंकि बेशक यहाँ पर शिन यूजिंग ने अपनी बीस्ट टीमर स्किल का इस्तेमाल किया था उन कमजोर मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए। और कई ही कॉन्स्टेलेशन यहाँ पर हैरान थे, क्योंकि उनकी नजरों में शिन यूजिंग अभी बस एक बच्ची थी, जैसे पहले देखकर उन्हें लग रहा था कि वो ऐसी चीजों से घबराएगी, पर वो ये लड़ाई लड़ते वक्त भी बिल्कुल शांत थी और ना ही बिल्कुल घबरा रही थी। कि तभी उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, और उसे नोटिफिकेशन आते हैं कि स्टार स्ट्रीम ने नोटिस कर लिया था शिन यूजिंग के इस गलत हरकतों को, क्योंकि उसने अपने फेलो डिजास्टर पर वार किया था, इसलिए अब उसे पेनल्टी दी जाएगी। और इस बात से वो दूसरा बंदा एकदम खुश हो जाता है। पेनल्टी लेने के बाद वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, और यूजिंग को नोटिफिकेशन आते हैं कि पेनल्टी के तौर पर अब शिन यूजिंग छोटी हो जाएगी और उसके स्टैट्स का लेवल भी एकदम गिर जाएगा। और यहाँ पर इस मौके का फायदा देकर फटाफट वो बंदा उस पर अपनी आंख से तेज वार करता है, और उस वार के बीच में वहाँ पर उसे बचाने के लिए डोक्सा जाता है, जिसको लगता है कि सलाद में अब उसे भी बीच में पड़ना ही पड़ेगा। पर चलाते हुए यूजिंग डोक्सा को बताती है, आजुशी इस बार आप बीच में मत आइएगा, क्योंकि इस लड़ाई का अंत मैं खुद से देखना चाहती हूँ। और डोक्सा को इतना तो नहीं पता था कि आखिर आज यूजिंग कितनी ज्यादा लगन क्यों दिखा रही थी, और क्या चीज थी जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। पर एक चीज डोक्सा को पूरी पक्की तरह से पता चल गई थी कि उसके सामने की ये लड़ाई सिर्फ की सिर्फ शिन यूजिंग के नाम पर थी। और वैसा ही पेनल्टी का पूरी इफेक्ट दिखाने से पहले यूजिंग अपने टैकर को पक्की तरह से पकड़कर अपने सामने आ रहे वार की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है, पर उससे पहले वो वार से हिट कर पाता वो छलांग मार अगले पल ही हवा में आ जाती है, और हर जगह पर उन स्पाइडर वेब्स को फैलाकर वो पहले तो उस बंदे को पकड़ लेती है, और साथ ही तेजी से अपने टैगर को घुमाकर सीधा उसकी तरफ फेंक कर एकदम घायल कर देती है। और अब बस मरने से पहले वो जापानीज इनकार्नेशन कुछ आखिरी शब्द चलाता बताता है कि यूजिंग किस गलती पर पछताएगी, पर अगले ही पल उसके मरने पर एक नोटिफिकेशन आता है कि शिन यूजिंग ने इस डिजास्टर को हरा दिया था, एक इंसानी डिजास्टर को। और अब क्योंकि यूजिंग ने अपने फेलो डिजास्टर को मार दिया था, तो नोटिफिकेशन आते हैं कि यूजिंग को उसके डिजास्टर के स्टेटस से पूरी तरह से उतार दिया जाएगा। और कई कॉन्स्टेलेशन थे जो यूजिंग की साइड ले रहे थे, पर स्टार स्ट्रीम यूजिंग को फिर भी उसकी पेनल्टी दे देती है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि मिनिचुराइजेशन को शुरू किया जाता है, जिसका मतलब था यूजिंग को भी छोटा बनाने से। और तभी डोक्सा के सामने मौजूद वो यूजिंग वहाँ से गायब हो जाती है, और अब उसके सामने बस गिरे थे उसके बिखरे हुए कपड़े। और तभी उन कपड़ों को उठाकर बाहर निकल दिया एकदम ही छोटी हो गई शिन यूजिंग, जो इस पेनल्टी की वजह से उन्हीं छोटे सोल्जर के साइज की हो गई थी। और अब टाइम बाद उसके कपड़े वगैरह का इंतजाम कर डोक्सा ने उसे अपने हाथ में उठा रखा था। और शिन यूजिंग पूछती है कि आखिर अब कितने का छोटे लोग जिंदा बचे थे, जिस पर डोक्सा बताता है बहुत ही ज्यादा कम, क्योंकि उन दो हरामखोरों ने पहले से ही यहाँ पर बहुत ही तबाही मचा दी थी। और फिर वो डोक्सा से पूछती है कि क्या डोक्सा को इस सभी चीज के बारे में पहले से पता था कि लड़ने के बाद ऐसी कुछ पेनल्टी दी जाएगी, जिस बात पर वो सर हिलाकर हाँ करता है। और फिर सामने जाकर वो जमीन पर गिरा हुआ पाते हैं मीचियो को, जो न जाने किसी वजह से बेहोश हो गया था। और यूजिंग पूछती है कि क्या वो इस बंदे को भी मारने वाले थे, क्योंकि ये उन हरामखोरों लौंडों के साथ आया था, जिस बात पर डोक्सा मना करता बताता है कि ये बंदा उनके काम आने वाला था, और ये लोथा बंदा था जिसने उन छोटे सोल्जर्स की साइड लेकर उन्हें बचाने की कोशिश की थी। अब डोक्सा कह रहा था अगर जो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही हुआ था, ये बंदा मेरे प्लान के लिए बहुत ही जरूरी हिस्सा बनेगा। और तभी उसे भी नोटिफिकेशन आते हैं अपने फेलो डिजास्टर्स को नुकसान न पहुंचाने का। और जब डोक्सा ऊपर देखता है तो ऊपर से वही इंटरमीडिएट डोका भी उसे देख रहा था, और उसे नोटिफिकेशन आ रहे थे
जो भी अपने साथी डिजास्टर्स के खिलाफ जाएगा उससे डिजास्टर होने का हक छीन लिया जाएगा। और स्टार्स टीम को लगता है कि एक डिजास्टर होने के बावजूद भी वो एक डिजास्टर की एक्टिविटीज को अच्छे से नहीं निभा रहा था और फिर उसे एक वार्निंग अलर्ट मिल जाता है कि अगर इस चलते 1 घंटे के अंदर अंदर उसने स्पीसलैंड के रूलर को नहीं मारा उसे जबरदस्ती डिजास्टर का राइट छीन लिया जाएगा और वो भी बस छोटा बन जाएगा। कि डॉग साहब बस चुपचाप हर एक चीज को पहले से ही अच्छे से समझता और जानता उस डोकाबी की तरफ बस चुपचाप घूरता हुआ सोच रहा था। तो जैसा कि मुझे लगा था मेरे पास अब सिर्फ 1 घंटा बचा है और इस 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे जो करना है वो काम है डिजास्टर्स के रूलर को मारना ताकि फिर उसे स्पीसलैंड में तबाही मचाने की जरूरत ना पड़े। और अब टाइम बाद हम देखते हैं कि मेचियो भी अब जाग चुका था और अब घबराया हुआ वो सोच रहा था कि उसकी बात वाली किस्मत अच्छी थी, वो जिंदा बच पाया था। और डोगसा की तरफ देखता हुआ वो सोच रहा था ये कोरियन इनकारनेशन तो सच में ही बहुत ही खतरनाक है। मुझे इसके साथ अभी वो बच्ची तो नहीं दिख रही पर मुरायामा और आमानो को उस छोटी सी बच्ची ने ही अकेले से इतनी आसानी से संभाल लिया और उसकी ताकतें भी 1 नंबर ही कमाल की थी। और अगर वो बच्ची इतनी ताकतवर थी तो मैं सोच भी नहीं सकता मेरे सामने इस वक्त ये बंदा जो मौजूद है वो आखिर कितना ज्यादा ताकतवर होगा। और इस वक्त डोगसा का और भी स्टेज 2 चालू था और फिर मेचियो डोगसा को शुक्रिया करता क्योंकि डोगसा उसे अपने साथ नहीं लेकर आता तो वहाँ पर बेहोश पड़े पड़े बाकी मॉन्स्टर्स आकर उसे मार जाते और वो उसकी तारीफ करता ये भी बताता है कि उसे कभी भी नहीं लगा था कि एक कोरियन बंदा उसकी मदद करेगा। जिस बात पे डोगसा बताता है कि इंसान होने के नाते बेशक उनका फर्ज बनता था एक दूसरे की मदद करने का, जिससे मेचियो को लगता है कि ये बंदा तो सच में कितना ही अच्छा है जो कि ऊपर से जापानीज तक भी बोल रहा था। और भले ही ये इसकी स्किल का कमाल हो पर यहाँ पर वो एक स्किल लेकर आया था जिससे वो जापानीज में बात कर पाए। इससे मेचियो को लगा था कि इस बंदे को पक्का जापान और जापानीज बहुत ही अच्छी लगती होगी। और फिर वो अपने आप को डोगसा से इंट्रोड्यूस करवाता है कि उसका नाम मेचियो शोजी है। जिस बात पर डोगसा भी उसे अपना पूरा नाम किम डोगसा बताता है जो सुनकर मेचियो कहता है तो आपका नाम किम डोगेजा है? नहीं भाई किम डोगसा है। किम डोगेजा ये नाम तो सच में दिल जीतने वाला है। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि कोरिया में कुछ ऐसे लोग हो गए जिनका नाम ऐसा होता है। और वो इस बात से हैरान एक्चुअली में इसीलिए था क्योंकि जापानीज ने डोगसा का मतलब किसी के सामने बहुत ही रिस्पेक्ट से झुककर माफी मांगना और डोगसा एक बहुत ही फॉर्मल तरीका था माफी मांगने का जो कि जापानीज लोग रिस्पेक्ट देने के लिए भी करते थे। और फिर मेचियो पूछता है कि यहाँ पर उसे कहीं भी वो बच्ची नहीं दिख रही जिसने उन दोनों को मारा था। जिस बात पर डोगसा बताता है कि जब तक वो उस जगह पर पहुंचा था उसे एक लौता जिंदा इंसान जो वहाँ पर दिखा था वो सिर्फ मेचियो ही था और उसे वहाँ पर कोई भी बच्ची नहीं मिली। और डोगसा पूछता है कि क्या उसे अपने मर के साथियों के लिए बुरा लग रहा था। जिस बात पर मेचियो एकदम एक गुस्से में बताता है कि नहीं वो हरामजादों के लिए कभी भी बुरा महसूस नहीं करेगा क्योंकि वो एक्चुअली में मरने के लायक थे। और इस बात से उसे अफसोस था उनका सामना उसने नहीं किया था। और फिर डोगसा से पूछता है कि क्या ज्यादातर जापानीज इनकारनेशंस ने योकाई फैक्शन के साथ अपने कॉन्स्टलेशन कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। जिस बात पर मना करता वो बताता है कि ऐसा ज्यादा तो नहीं है पर आजकल कुछ लोग ज्यादातर उन्हीं से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि योकाई कॉन्स्टलेशन अभी अभी एक्टिव होना शुरू हुए हैं जब इजुमी टोक्यो में था। और वो बताता है कि अगर सिर्फ इजुमी सन यहाँ पर होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। और वो डोगसा को बताता भी है कि इजुमी वो बंदा है जिसने टोक्यो डोम का एब्सोल्यूट थ्रोन को हासिल किया था। उस बंदे के पास एक ताकतवर स्पॉन्सर था और वो उनकी कंट्री का सबसे ताकतवर इनकारनेशन था और साथ ही 6 सिनेरियो के पहले बैच का लीडर भी। और डोगसा पूछता है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। जिस बात में मेचियो बताता है कि इंसान आपको मिनिचराइजेशन के बारे में तो पता चल गया होगा जिससे आपका शरीर छोटा हो जाता है। और डोगसा पूछता है कि क्या जापानीज लोगों को पहले इस चीज के बारे में नहीं पता था तो क्या इसलिए उन्होंने इन छोटे लोगों की साइड ली थी। जिस बात पर मेचियो हाँ कटा बताता है कि उन्हें हफ्ते से ज्यादा हो गया है कि उनका इंटरडायमेंशनल कैरियर पिजन से कांटेक्ट उनका मिट गया था। और लास्ट कांटेक्ट जो उनका पिजन के साथ हुआ था कि उन्हें 2 तरह के नोटिफिकेशन आए थे उन सभी छोटे लोगों को मारने के और एक दूसरा नोटिफिकेशन उन छोटे लोगों को नहीं मारने का। जो बात डोगसा को भी काफी अजीब लगती है कि आखिर एक ही बार में ये 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन क्यों भेजे गए थे। जिस बात पर मेचियो बताता है कि इसी बात का पता लगाने के लिए तो वो यहाँ पर आया था और सबसे पहले तो वो उस जगह को चेक करना चाहता था जहाँ पर पिजन्स को भेजा गया था। और एक्चुअली में ये 2 नोटिफिकेशन जो आए थे इन दोनों अलग अलग राहों पे गए पिजन से ही आए थे। तभी मेचियो को अंदाजा होता है कि डोगसा से एक अंडरस्टैंडिंग बंदा तो लग रहा था पर वो उसे अच्छे से थोड़ी ना जानता था। और एक्चुअली में ऐसा भी तो हो सकता था वो एक्चुअली में लोगों को मारना एंजॉय करता हो या फिर जिसे अनजान लोगों को मारने से फर्क नहीं पड़ता हो। और क्योंकि डोगसा की ओमनिशिएंट रीडर का फेस 2 एक्टिवेट था तो वो मेचियो की सारी सोची गई बातों को सुन पा रहा था। और जब मेचियो बताता है कि इंसान आपको क्या लगता है कि हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको भी यही लगता होगा ना कि अपनी जिंदगी हम बचाने के लिए हमारा इन अनजान छोटे लोगों को मारने में क्या ही जाता है। जिस बात पर डोगसा बताता है कि उसकी बात तो बिल्कुल सही है पर अगर वो ऐसा करेंगे तो वो उन डिजास्टर से अलग थोड़ी ना कहलाए जाएंगे जिन्होंने उनकी धरती पर हमला किया था और वो भी इन छोटे लोगों के लिए वही बुरे डिजास्टर बन जाएंगे। और मेचियो को डोगसा की नस्लों में गहरापन दिखाई दे रहा था जो कि मेचियो को उसके साथ ही इजुमी की याद दिलाता था और उसे उम्मीद आती है कि शायद डोगसा सच में एक अच्छा इंसान था। तभी चैट के सारे अचानक ही डोगसा को यूजियन का मैसेज आता है जो कि एक्चुअली में डोगसा की पॉकेट के अंदर छुप रखी थी।
और वो बताती है कि उसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि ये मीचियो वाला लौंडा इस तरह का इंसान था। और अब डोक्सा से दोस्ती करने के लिए मीचियो से अपनी इधर उधर की बातें सुनाने लगता है कि कैसे वो किस यूनिवर्सिटी में जाता था, कैसे उसे एक लड़की पसंद थी, ब्ला ब्ला ब्ला। और यह मैसेज थ्रू यूसिंग बताती है कि उसे अभी भी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा आखिर मीचियो जैसा इतना आम और भोला भाला सा बंदा सिनारियो कितने टाइम तक अभी तक जिंदा कैसे था। जिस बात से डोक्सा थोड़ा एग्री था, क्योंकि वेज ऑफ सर्वाइवल नॉवल में मीचियो बस एक छोटा मोटा सा साइड कैरेक्टर था जिसकी जिंदगी एक तो आम सी थी और उसकी कहानी को बस कुछ पन्नों में दर्शाया जा सकता था। और डोक्सा यूसिंग को बताता है कि जिंदा रहने के लिए हर एक जगह पर किसी न किसी को मारना पड़ा था, तो चाहे ये मजबूरी थी या फिर नहीं, किए गए खूनों को बहानों के तौर पर नहीं टाला जा सकता। क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त भी सिनारियो उनसे जबरदस्ती कह रहा था उन सभी छोटे लोगों को मरवाने की। तो डोक्सा यूसिंग को एक बात याद रखने को कहता है कि इस सिनारियो तक अभी तक जो भी जिया था उनमें से सभी आम लोग पहले ही मर चुके थे और उनके सामने मौजूद जो बंदा इस वक्त उन्हें एकदम आम और सीधा साधा भोला भाला सा लग रहा था, किसी न किसी की जिंदगी में किसी न किसी के लिए एक डिजास्टर था। जिस बात से डोक्सा का मतलब था कि मीचियो को भी जिंदा रहने के लिए अभी तक लोगों को मारना ही पड़ेगा। तो बेशक चाहे किसी की पर्सनैलिटी जितनी भोली वाली भी हो, आम व्यक्ति तो वो भी नहीं था। और खैर आपको क्या लगता है कि क्या इस मीचियो का कोई और भी राज छुप रखा था या फिर नहीं, ये बात आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और खैर अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है और अगर आप चाहते हैं इसके अगले एपिसोड जल्दी पाना, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक गोल को पूरा करना है जो है पूरे 250 कमेंट्स, जो करते ही मैं इसके अगले एपिसोड पर काम शुरू कर दूंगा। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि आप अगला एपिसोड मिस ना करो जो भी जल्दी आने वाला है। और साथ ही क्योंकि कहानी भी मजेदार होती जा रही है और जो लोती चीज बस जो खराब है वो है मेरा बेचारा माइक, बिना पेमेंट के वीडियो बनाने से यही होता है। और खैर अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी मेरे गरीबों के कॉन्स्टेलेशन, सच कहूँ तुम लोगों से ज्यादा मेरी तो स्मॉल प्लेनेट का कॉन्स्टेलेशन होगा 10 कॉइंस तो देता था ना कम से कम। जोक था। बस मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय, गुड बाय, sayonara, जाना।